नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट को हर बार चाइना यूनाइटेड नेशंस से कैसे बचा लेती है। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशंस नाम सबसे पहले सजेस्ट करा था अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने क्लोज फ्रेंड विंस्टन चर्चिल को, और ये किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 3 ऐसे हालात ना पैदा हो, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को बनाने की मांग उठी और 25 अप्रैल 1945 को 50 स्टेट्स सैन फ्रांसिस्को के अंदर मिले और यूएन चार्टर के ऊपर काम करना शुरू किया और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर को फाइनली रेटिफाई कर दिया गया। यूएन का मेन काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना और फ्रेंडली रिलेशन स्टेब्लिश करना देशों के बीच में। यूएन का जो मेन हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। इसके अलावा इनके 4 मेन ऑफिस हैं। इनका एक ऑफिस लोकेटेड है जेनेवा के अंदर, दूसरा इनका ऑफिस जो है वो है नायरोबी के अंदर, तीसरा ऑफिस जो है वीना के अंदर लोकेटेड है और चौथा ऑफिस द हेग ऑफिस जो नीदरलैंड्स के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा इनके 193 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि हर एक कंट्री लगभग इनका मेंबर है। ठीक है। और जो लेटेस्ट मेंबर इनका बना था वो बना था साउथ सूडान, जो कि 2011 के अंदर बना था। जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुतरस। अब जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस है ये 2017 के अंदर बने थे और 2022 तक ये रहेंगे। अब हम इंडिया के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था वो किया था 30 अक्टूबर 1945 में, यानी कि 1945 में। लेकिन इंडिया को इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिली थी, तो ये 1945 में इन्होंने ज्वाइन कैसे कर लिया? देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये ना। मैं इसको इस चीज़ को आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि जितना क्रेडिट महात्मा गांधी जी को दिया जाता है इंडिया के इंडिपेंडेंस का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट नहीं देना चाहिए, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इंडिपेंडेंस का। देखो, जो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उस टाइम पर ब्रिटेन जो है पूरी तरीके से टूट चुका था। ठीक है। जो जर्मनी का लीडर था हिटलर, उसने ब्रिटेन की और फ्रांस की, मरते मरते भी ब्रिटेन और फ्रांस की जो इकोनॉमी है उसको इतनी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया था कि वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं रहे थे किसी भी कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए। इनफैक्ट जब मार्शल प्लान रिलीज हुआ था उसकी 1/4 जो एड थी, 25% जो उसकी एड थी वो ब्रिटेन को मिली थी, क्योंकि ब्रिटेन फाइनेंशियली टूट चुका था। और इसका दूसरा प्रूफ मैं आपको एक और बताता हूँ। उसका दूसरा प्रूफ, ब्रिटेन ने 1945 के बाद सिर्फ इंडिया को नहीं छोड़ा, और कंट्रीज को भी छोड़ दिया था। 1946 में ब्रिटेन ने जॉर्डन को आज़ाद किया, 1947 में पैलेस्टीन को, 1948 में श्रीलंका को, 1948 में ही म्यांमार को किया गया, और 1952 में इजिप्ट को, और 1957 में मलेशिया को। इन सबको रिलीज किया गया क्योंकि फाइनेंशियली कैपेबल नहीं रहा था ब्रिटेन इतना जितना वो पहले था। क्योंकि कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में अगर आपको मेंटेन करनी है आर्मी, अगर आपको मिलिट्री फोर्सेस मेंटेन करनी है तो आपको पैसा चाहिए, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था यूरोप के अंदर मेनली। ठीक है। इसीलिए मार्शल प्लान रिलीज किया गया था ताकि दोबारा अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सके। तो मैं यहाँ पे कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी जी के अलावा वर्ल्ड वॉर 2 भी एक बहुत बड़ा रीजन था इंडिया के इंडिपेंडेंस में। यूनाइटेड नेशंस के कुल मिलाकर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली के अंदर हर साल पॉलिसी बनाई जाती है विश्व के लिए। दूसरा, एक जनरल मीटिंग होती है जिसमें हर देश पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। कुछ एजेंडा बताया तो मैं, एजेंडा क्या होता है, लाइक एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर, लाइक अभी 2011 के अंदर साउथ सूडान का एडमिशन हुआ था। ठीक है। इसके अलावा पीस मेकिंग के ऊपर बात होती है, बजट एलोकेट होता है, और यूएन सिक्योरिटी जनरल जो है उनका इलेक्शन किया जाता है। ठीक है। आपने मोदी जी को देखा होगा यूएन के अंदर स्पीच देते हुए। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी की एक हिस्टोरिकल स्पीच है यूएन के अंदर, मैं चाहता हूं आप उसको जरूर सुने, सिर्फ 1 मिनट की स्पीच है। क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने आईआईटीज बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने आईएम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर हैं, ठीक है, जिसके अंदर 5 तो परमानेंट मेंबर हैं और 10 अदर मेंबर हैं। जो 10 अदर मेंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं इलेक्शन के थ्रू। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन है? वो है यूएसए, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूनाइटेड किंगडम, चौथा हमारा है फ्रांस और 5वां है रशिया। ये 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं और इनके पास वीटो है। अब देखो, मैं आपको ये कह रहा था कि हाफिज सईद के मुद्दे को हर बार चाइना, मतलब हाफिज सईद को हर बार चाइना कैसे बचा लेता है यूएन से, क्योंकि देखो किसी भी मुद्दे को अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पास कराना है तो 5 परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल जरूरी है। अगर 5 में से एक ने भी अपनी वीटो यूज करके मना कर दिया तो उस मुद्दे को पास करा ही नहीं सकती कोई भी ताकत, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करता है, जब भी हाफिज सईद का मुद्दा उठता है तो चाइना क्या करता है, हमेशा अपना वीटो लगा देता है, वीटो पावर यूज करके उस मुद्दे को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा से, क्योंकि जो 4 जो परमानेंट मेंबर हैं चाइना के अलावा, वो चारों इंडिया को सपोर्ट करते हैं हाफिज सईद के मुद्दे पे, लेकिन चाइना हमेशा अपनी वीटो यूज करके ब्लॉक कर देता है। तो वीटो जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। वीटो के थ्रू आप किसी भी मुद्दे को रुकवा सकते हो, जो कि चाइना करता हुआ आ रहा है पिछले कई सालों से। यूनाइटेड नेशन का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोर्ट है, जहां पर 2 देशों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो रिजोल्व किए जाते हैं। आईसीजे के अंदर 15 जज बैठते हैं और हर एक जज 9 साल का टर्म जो है वो पूरा करता है। जो ये जज हैं इनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी होती है जनरल असेंबली के ऊपर। जनरल असेंबली इनको अपॉइंट करती है, ठीक है। और हर एक जज जो है वो डिफरेंट नेशन से होना चाहिए, यानी कि एक कंट्री से 2 जज नहीं हो सकते, हर एक जज डिफरेंट कंट्री का होना चाहिए। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इंडिया के दलवीर भंडारी जी जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अभी सिटिंग जज हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन सेक्रेटेरिएट। यूएन सेक्रेटेरिएट का जो काम होता है वो रूटीन नेचर का होता है, लाइक जनरल असेंबली के लिए एजेंडा प्रिपेयर करना, ठीक है, और जो क्लरिकल वर्क होते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और छठा है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। यूएन की कोई खुद की आर्मी नहीं है, लेकिन यूएन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने अपने सोल्जर्स भेजे हुए हैं, इसलिए यूएन आर्मी के अंदर आज 97,000 लोग हैं जो कि 120 कंट्रीज से आए हुए हैं। यूएन आर्मी करती क्या है? यूएन आर्मी देखो, अगर कोई डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है तो वहां पर यूएन आर्मी को भेज दिया जाता है, कन्फ्लिक्ट एरियाज में भेज दिया जाता है, अगर कहीं इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन के टाइम पे भी भेज दिया जाता है। और इंडिया भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है यूएन आर्मी के अंदर। आप फोटो में देख सकते हो, ये इंडियन आर्मी है जो यूएन आर्मी के अंदर डिप्लॉयड है, ठीक है। और इसके अलावा यूएन आर्मी जो है वो अब कहीं अगर वॉर चल रही है तो वहां भी भेज दी जाती है। यूएन के अंदर सबसे लंबी स्पीच देने का जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के नाम है। इंडिया के वीके कृष्ण मेनन जी ने सबसे लंबी स्पीच दी है यूएन के अंदर, जो कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर थी, जो कि 8 घंटे लंबी स्पीच थी। ये पहले दिन आए, इन्होंने 5 घंटे की स्पीच दी, उसके बाद ये थक कर बेहोश हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अगले दिन कंटिन्यू किया 3 घंटे के लिए, और 8 घंटे की टोटल इन्होंने स्पीच दी थी यूएन के अंदर, जो सबसे लंबी स्पीच है यूएन की हिस्ट्री में। और ये इतनी हिस्टोरिकल और इतनी इंप्रेसिव स्पीच थी कि इसके बाद जो यूएन जो पाकिस्तान का जो आर्ग्यूमेंट था कश्मीर के ऊपर वो बहुत फीका पड़ गया था। तो अगर आपको ये वीडियो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगी हो, एजुकेशनल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।